हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आप सभी का डाउटनट की जो ग्रामर की लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लासेस हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे या कोई भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 6 to 12 वाले ही बच्चे करेंगे या ऐसा कुछ, क्योंकि ग्रामर हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होती है या नहीं होती है बताओ। ठीक है, हर जगह यूज आएगी आपको आगे लाइफ में, अभी एग्जाम्स में हर जगह यूज आने वाली है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसीलिए हम लोग बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट किया। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरीके से पढ़ेंगे। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। अजीब किस लिए कि मोटी मोटी मैम क्या हो गया आपकी आवाज़ को, तो मेरा थोड़ा सा गला खराब है, बट आप कुछ समय के लिए ऐसी आवाज़ बर्दाश्त कर सकते हो ना, पढ़ने के लिए तो कर ही सकते हो। चलो ठीक है, आवाज को इग्नोर करते हुए हमें अपनी क्लास पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, वर्ब का आज आखिरी लेक्चर है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम आज इसमें करेंगे। पिछली वाली क्लास में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी देखा था ना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या होता है उसके रूल्स हम कर रहे थे, तो हम आधी क्लास कर चुके थे और फिर आधी क्लास में हमने इंट्रांजिटिव वर्ब किया था और बची हुई क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया था, लेकिन समय कम होने के कारण हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इधर शुरू करेंगे, मतलब उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लिंकिंग वर्ब्स देखेंगे और कैसे हम हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। जहां बच्चों को रियल कंफ्यूजन होता है ना कि मैम ने ये तो मुझे हेल्पिंग वर्ब बताया था और अब मैम बोल रही है कि अरे ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो ये होते क्या हैं, ये हमें क्या करना है आज की क्लास में पता करना है। तो सब लोग ध्यान से बैठेंगे, लेक्चर ध्यान से सुनेंगे। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बस क्लास पे ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ फटाफट से कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने क्या बताई थी आप लोगों को। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हमने जब बात की थी तो वो क्या बात की थी, क्या चीज़ थी, क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में थी। अलग अलग होती है ना, ट्रांजिटिव हमने पढ़ी थी जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सीन था, और उसके बाद जब हम भाग के आए थे किसकी तरफ, इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ, तो उसमें हमें पता चला था कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर अगर एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहे हैं, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए थे, सैंड्रा क्राइड कि भाई सैंड्रा रोई, तो ये एक अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग है, वाक्य अपने आप में ही कंप्लीट है। ठीक है, डिटर्मिनर्स भी पढ़ाएंगे, सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसीलिए जो अभी क्लास में चल रहा है ना, कृपया करके उस चीज पर ध्यान दें। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ लिया था, अब इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव पढ़ लिया था, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया था। बात आती है फटाफट यहां पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और मैंने कहा था आपको कि बहुत यूज आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या था, क्या चीज थी। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, सहमति होती है एक तरीके से, राइट। तो हमने कहा था कि भाई कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, उसमें अगर सब्जेक्ट जो है मेरे बच्चों वो अगर सिंगुलर है, मतलब कि एक वचन अगर है हमारा कर्ता, तो हमारी जो वर्ब होनी चाहिए वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो सब्जेक्ट कह रहा है कि ना मैं तो सिंगुलर हूँ और वर्ब कह रही है नहीं मैं तो प्लूरल हूँ। नहीं, दोनों का साथ में चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इधर डायरेक्शन में, किधर डायरेक्शन में नहीं जा सकता। एक एक वचन ही है, दूसरा बहुवचन हो गया है, वाक्य का मतलब ही खराब हो जाएगा। अगर आप मान लो अगर आप सिंगुलर हो, मतलब आप तो एक ही हो, लेकिन आप आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हो, तो कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपको हमेशा सब्जेक्ट को देखकर ही वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या था, सबसे पहला रूल हमारा यही था कि जैसे दीपक इज प्लेइंग विद द बॉल, तो दीपक यहां पर सिंगुलर है। क्या है, दीपक सिंगुलर है, तो हमने वर्ब क्या लगाई, इज लगाई, आर नहीं लगाई ना। तो यही होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की भाई जो सब्जेक्ट है वो अग्री कर रहा है, सहमत कर रहा है क्रिया से। ये बात हमने देखी थी, यही इंपॉर्टेंट भी थी, राइट। सब्जेक्ट सिंगुलर समझ में आया यहां तक, आगे बताएं। रिवाइज करवा रही हूं मैं, अभी जो स्टार्टिंग के 2 से 3 रूल मैंने बताए थे वो।
ताकि याद आ जाए और आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहला रूल क्या था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट विद द सिंगुलर नाउन, कि अगर भाई नाउन और प्रोनाउन दोनों ही अगर सेंटेंस में है, कुछ भी यूज किया हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम में से कोई भी चीज इस्तेमाल की हुई है, तो वर्ब जो क्रिया वहां पर लगाओगे वो भी एक वचन ही लगाओगे। ये हमारा पहला सीधा साधा रूल था। और हमने देखा था शी इज प्लेइंग द वीणा, तो शी प्रोनाउन है, इज सिंगुलर वर्ब है ना, तो ये दोनों सहमत हो रहे हैं, वाक्य सही है। यहां पर आप शी आर प्लेइंग द वीणा नहीं कर सकते थे, आर क्योंकि क्या होता है, प्लूरल होता है, राइट। लिटरेचर की भी क्लासेस होती हैं, एक टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगी क्लास के एंड में, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड की और एनसीईआरटी की लिटरेचर की क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, सो आगे देखो, द पोस्टमैन इज आस्किंग फॉर योर सिग्नेचर, तो यहाँ पे पोस्टमैन जो है वो सिंगुलर था, तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई, तो भाई दोनों दोस्त बन गए कि भाई मैं सिंगुलर तो तू भी सिंगुलर, तो ठीक है, मेरा वाक्य सही है ना। चलो सेकंड क्या था, सेकंड ये था कि अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। अब सब्जेक्ट नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, ठीक है, अगर वो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। जैसे द बॉयज वर डांसिंग इन द कॉरिडोर, कि बच्चे जो लड़के हैं वो क्या कर रहे थे, कॉरिडोर में डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, तो बॉयज यहाँ पे प्लूरल था, बॉयज क्या था यहाँ पर, प्लूरल था, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने क्या किया था यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमने वहां पर प्लूरल ही लगाया था। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल था। तीसरा रूल हमारा क्या था, कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमारा रूल था। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ग्रुप ऑफ कुछ भी, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुआ, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स हुआ, या ग्रुप ऑफ मतलब सोल्जर्स हुआ, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स हुआ, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड लगाया जाता है। जैसे भीड़ है, क्राउड बोल देंगे इनको। टीम है, टीम कौन सी होती है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, ये वाले लोग कोई भी एक मतलब कि एक ही काम के लिए ये सब लोग वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन इनका जो मोटिव होता है ना वो सिंगल होता है, मतलब सर्टेन होता है, इनका मोटिव सेम होता है और ये सभी लोग उसी के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम की बात कर रहे थे हम, तो क्रिकेट टीम कैसी होती है, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं उस टीम में, इसलिए उसे हम टीम बोलते हैं ना, तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो हमेशा, अब आपको इसमें ये नहीं सोचना कि मैम टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं तो हम यहाँ पर वर्ब प्लूरल क्यों नहीं लगाएंगे, तो बच्चों उसको हम एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं कलेक्टिव नाउन को, इसीलिए उसमें हम हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। जैसे द क्राउड वॉज वेरी नॉइसी, ना कि द क्राउड वर वेरी नॉइसी। ठीक है, सबसे पहली बात, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं आपको तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या देंगे, इस तरीके का सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें क्या फाइंड आउट करो, इसमें बताओ कि कहां पर गलती है। तो वो पता है क्या करेंगे, द क्राउड वर वेरी नॉइसी डाल देंगे और आपको एरर फाइंड आउट करना होगा। तो उस समय पे आप एरर क्या बताओगे कि अरे क्राउड तो कलेक्टिव नाउन है और इसे हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो भाई ये वर यहाँ पर गलत लगाया, मैम वॉज आएगा वहां पर। इस तरीके से आप क्या करोगे, हम लोग अभी रिविजन ही कर रहे हैं, अगर आप लेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास का पार्ट हम अभी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आ गई थी, कलेक्टिव नाउन वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या बताया गया है रूल नंबर 4 में। अब द वर्ब मस्ट अग्री विद द नाउन और द प्रोनाउन, वर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ अग्री करना चाहिए। दैट इज क्लोजर टू आइदर और, या फिर नाइदर नॉर। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी, तो यहां पर जो नाउन हम लगाएंगे, ये सॉरी जो वर्ब हम लगाएंगे, जैसे हमने यहां क्या लगाया, वर्ब एम लगाया,
तो वो किसके अकॉर्डिंग लगाया? यहां पे नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी, तो यहां पे नॉर के बाद क्या है? आई, तो वर्ब जो लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग ही लगेगी। किसके अकॉर्डिंग लगेगी? नॉर के बाद अगर आई लगा हुआ है तो आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब यहां पर लगेगी और सिंगुलर लगेगी। ठीक है, जैसे नाइदर बॉब नॉर हिज फ्रेंड्स वांट द पार्टी। नाइदर बॉब, ना ही तो बॉब, नॉर हिज फ्रेंड्स, ना ही उसके दोस्त, वांट द पार्टी, उन्हें पार्टी चाहिए। आइदर यू और योर सिस्टर इज टेलिंग अ लाई। अब यहां पे देखो, आइदर यू, या तो तुम या फिर तुम्हारी बहन, राइट? तो यहां पे तो आप किसके अकॉर्डिंग? आइदर और के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। आइदर और के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। आइदर नैन्सी और मैरी इज। अब यहां मैरी और नैन्सी, आप ये नहीं सोचो कि यहां पे दो लोगों की बात की गई है, यहां पर एक की बात की गई है कि भाई आइदर नैन्सी, या तो नैन्सी या फिर मैरी जो है वो टाइप कर रही है लेटर। समझ में आया? गिल्टी मतलब दोषी। समझ में आया? अब आइदर और नाइदर नॉर के अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्ब जो है आप लगाओगे। कैसे? कि भाई ना ही तो ये, ना ही वो, तो हमने सिंगुलर ही लगाया है यहां पे सब कुछ। देखो, आइदर दिस, आइदर दैट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी नाउन और प्रोनाउन यहां पर लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो लगाई जाएगी। फिफ्थ रूल क्या होता है हमारा? फिफ्थ रूल में देखो बताएंगे कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कौन कौन से आ रहे थे? नोबडी, एवरीबडी, समवन, समबडी और वन आर ऑलवेज सिंगुलर। तो जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं बच्चों, जिन्हें नहीं पता इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, हमारा लेक्चर है, आप उसे जाकर देख सकते हो, उसमें हमने पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल में पढ़ा है। अभी के लिए क्या बता रहे हैं हम कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि नोबडी, समबडी, समवन, वन, इन्हें हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक वाक्य के अंदर हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे और इनके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे एवरीबडी इज लाइकिंग द न्यू कार। अब एवरीबडी में क्या है? एवरीबडी मतलब सभी, तो आप वहां पर वर्ब प्लूरल यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? आप वहां पर वर्ब प्लूरल यूज नहीं कर सकते, आप सिंगुलर यूज करोगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब एवरीबडी क्या हो गया? एवरीबडी मतलब तो सब लोग हो गए, तो मैम इसमें तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो होंगे उसको आप हमेशा, उसके साथ हमेशा वाक्य में सिंगुलर ही वर्ब यूज करोगे, उसके साथ वाक्य में सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। दिमाग में बिठा लो इस बात को, गलतियां होती हैं इसमें, इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि नोबडी, एवरीबडी, समवन, समबडी और वन, ये जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। आ गई दिमाग में बात? समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि एवरीबडी इज लाइकिंग द न्यू कार, सभी को ये जो नई गाड़ी है ये पसंद आ रही है, तो एवरीबडी से ये नहीं देखना कि मैडम सबकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया इज। ठीक है, अगला क्या है? समवन इज कॉलिंग फॉर यू, तुम्हें कोई बुला रहा है, मतलब कोई आया है जो तुम्हें बुला रहा है, तो समवन यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसीलिए इज यूज किया। नोबडी के लिए भी इज यूज किया और एवरीबडी के लिए भी हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया। क्या आया दिमाग में? समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक है ना? इजी था। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए आइदर और नाइदर नॉर में हमने रूल नंबर 4 में हमने क्या देखा कि आइदर और या फिर नाइदर नॉर जो होता है उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? वर्ब लगाते हैं। ये नहीं है कि उसमें दो लोग बता दिए तो आप वर्ब प्लूरल लगा रहे हो। आइदर दिस और दैट,
तो वो जो और आई एम डूइंग दिस वर्क, तो और के बाद क्या आया, आई आया, तो वहां पर क्या लगाओगे, सिंगुलर लगा दोगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है वहां पर। ये नहीं देखना उसमें कितने लोगों का जिक्र किया गया है तो वो प्लूरल हो गया तो वहां पे प्लूरल वर्ब लगा रहे हो, नहीं। ठीक है, टेंसेस भी करेंगे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए तो टेंसेस तो इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया हमारा। अब आता है रूल नंबर 6, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताया जाए। अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताओ कि दो तरीके के बताए थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इनके नाम से ही बच्चों हमें ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है कि भाई क्या मतलब होगा इसका, क्या मतलब होगा इसका। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगी। अभी जो पढ़ा रही हूँ वो तो देख लो, ये पीडीएफ चाहिए ना, इस पीडीएफ को ले जाओ, समझ में नहीं आएगा फिर क्या करोगे। जल्दी से बताओ, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। देखो, अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वेरी गुड। ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब जिन चीजों को हम काउंट ही नहीं कर सकते, आप सोचोगे मैम ये तो बहुत सारी चीजें हो गई, इसे तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन नहीं वो चीजें कैसी होती थी कि पानी, पानी को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए इसे कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल, वेरी गुड। अब देखो, देयर इज सफिशिएंट फूड इन द रेफ्रिजरेटर। अब यहां पर फूड जो है तो वो क्या हुआ, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में खाना, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते उस पर्याप्त मात्रा के खाने को, राइट। तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। समझ में आया। आज 3 चीज पढ़ी, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में सिंगुलर वर्ब लगती है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, समबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, वन, ये सब किस में आते हैं, किस में बताए थे अभी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही आप इस्तेमाल करोगे। आफ्टर दैट रूल नंबर 6 जो है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन देखते ही हमें क्या लगता है कि भाई ये तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया का ही इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, एक वचन क्रिया का। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो, मैं आपको हिंदी व्याकरण तो नहीं पढ़ा रही, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, इन वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा हिंदी में तो नहीं बता सकती, फिर तो आप हिंदी व्याकरण पढ़ो। इंग्लिश की टर्म्स तो याद करनी ही पड़ेंगी ना, पूरा हिंदी में कैसे बताएं हम आपको। आपको अगर इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश ही पढ़ानी पड़ेगी ना, उसका मतलब हिंदी में बता सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली अगर इनको भी हिंदी में समझाऊंगी तो आगे कैसे बढ़ोगे, इंग्लिश कैसे सीखोगे, समझ में कैसे आएगी। ठीक है, तो देखो क्या बताया यहाँ पे मैंने कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ। जैसे देयर इज सफिशिएंट फूड इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, फूड मतलब भोजन है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में, कि भाई फ्रिज में ना पर्याप्त मात्रा में भोजन रखा हुआ है, तो इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जैसे है कोल्ड वेदर इज अ प्रॉब्लम इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब कोल्ड वेदर को काउंट कर सकते हो क्या, ठंडे मौसम को काउंट कर सकते हो क्या, कर सकते हो काउंट, नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, सिंगुलर वर्ब का। समझ में आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि हाँ भाई आया समझ में। थर्ड इज शुगर इज येट टू गेट ओवर इन द कंटेनर। कह रहे हैं कि शुगर इज येट टू गेट ओवर इन द कंटेनर, मतलब कि अभी भी डब्बे में चीनी खत्म होनी बाकी है। तो शुगर, चीनी को काउंट कर सकते हो क्या,
ये चीनी है हाथ में, काउंट करो, 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, 5 चीनी। चीनी चाइनीज वाले नहीं, शुगर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो शुगर इज येट टू गेट ओवर इन दी कंटेनर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है ना बच्चों, इसीलिए देखो कहाँ कहाँ कैसे चीजें यूज आती है ना। अब अगर हमें यहाँ नहीं पता होता इस वाक्य के अंदर कि शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम कैसे यूज करते हैं इसको, इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं लगाई हैं वो क्या करेंगे, हाँ, तो अगर आप बोल रहे हो ना 1 kg शुगर, तो उस 1 kg शुगर का पैक होगा, तो आप बोलोगे 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, उन पैक्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन चीनी को काउंट नहीं कर सकते। चीनी इज चीनी, 1 चीनी 2 चीनी ऐसे बोलते हो क्या, बताओ? 1 चाय पत्ती, 2 चाय पत्ती, 3 चाय पत्ती, ऐसे बोलते हो? 1 पैकेट, 2 पैकेट, तो यू आर काउंटिंग पैकेट्स, आप पैकेट्स काउंट कर रहे हो उसके, समझ में आया? इसीलिए, ठीक है। तो शुगर इज, जिन बच्चों को एक कंफ्यूजन है ना काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लास, जरूर जरूर जाके देखिए वापस से, क्योंकि ये वाले कंफ्यूजन्स की वजह से आगे की चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी, राइट? चलो लास्ट वन इज सॉल्ट। अब बताओ नमक को काउंट कर सकते हो? अभी बोल रहे थे 1 kg, एक नमक दे दो, 2 नमक दे दो, 3 नमक दे दो। जैसे टॉफीज होती हैं, टॉफीज को काउंट कर लेते हो कि भाई 1 चॉकलेट दो, 2 चॉकलेट दो, 3 चॉकलेट दो। सॉल्ट को कैसे काउंट करोगे? 1 नमक दो, 1 नमक कैसे देगा वो आपको? नहीं दे सकता, है ना? समझ में आया? 1 चीनी 2 चीनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, अब कोई भी A plural noun takes a singular verb। अब कभी भी, ये क्या चीज लिख दी मैडम आपने कि एक प्लूरल नाउन जो है वो एक सिंगुलर वर्ब लेता है? नहीं, ऐसा कब हुआ? जब नाम कैसा हो, इट इज नेम ऑफ सच एज पेरिस, चाइना, अरेबियन नाइट्स एंड सो ऑन, इस तरीके के नाम अगर होंगे तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। जैसे चाइना इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन कंट्री, कि जो चाइना है ये पूरी एक कंट्री है। चाइना क्या है? ये पूरी एक कंट्री। तो आप कहोगे यार मम्मी तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, इसके साथ भी सिंगुलर का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे नॉर्वे इज अ वेरी कोल्ड कंट्री, नॉर्वे क्या है? एक बहुत ही ठंडी कंट्री है, तो इसके साथ भी हमने सिंगुलर यूज किया। द पावर ऑफ पॉजिटिव टॉक इज अ गुड बुक, ये जो नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव टॉक, ये एक अच्छी किताब है, ठीक है। तो इस वाला रूल में ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस एक देखना है कि अगर कंट्रीज वगैरह के नाम दिए गए हैं या इस तरीके के नाम दिए गए हैं तो उसमें आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़े। अब कुछ लिंकिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर ना एक होती है लिंकिंग वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, सबसे पहले बताओ हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्या बताया था पिछली से पिछली क्लास में, लेक्चर 1 में क्या बात की थी हमने? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? अगर किसी को याद है तो जल्दी बताओ कि हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? लिंकिंग वर्ब तो मैं आज बताऊंगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताई थी वो मुझे बताओ। हेल्पिंग वर्ब कौन सी बताई थी मैंने आपको? इज, एम, आर, है ना, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब मैंने, हैड, वॉज, वर, ये सब बताई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज जाके वापस से रिवाइज कीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताई थी? जो हम यूज कर रहे थे इज, एम, आर यूज करके या फिर एक्शन वर्ब के साथ हम यूज कर रहे थे ताकि उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकाल सके, राइट? जैसे ही इज प्लेइंग, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, वो खेल रहा है मतलब एक तरीके से, है ना। तो एक्शन वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब होती है और उसके साथ हमने इज लगाया, मतलब ये बताने के लिए कि एक्चुअली में खेल कब रहा है कि अभी रहा है, उसका काल बताने के लिए। तो एक कंप्लीट सेंस उसका निकालने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे। अब यहां पर
बात आती है लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब भी कुछ इसी तरीके के होते हैं, लेकिन आपको इन्हें इनके वाक्य के अकॉर्डिंग समझना होगा। वाक्य के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे जितनी भी फॉर्म्स होती है ना वर्ब की, जैसे आर, एम, इज, वॉज, वर, बी वाली जो फॉर्म्स होती है, ये जो फॉर्म्स ऑफ बी होती है ना, बी फॉर्म्स में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर और ये सब आते हैं, ठीक है। सो बिसाइड्स वर्ब्स दैट हैव टू डू विद द 5 सेंसेस आर लिंकिंग वर्ब। मतलब कि जैसे फील, लुक, स्मेल, साउंड और टेस्ट, ये किस में आती हैं? ये लिंकिंग वर्ब में आती हैं। कैसे आती हैं ये बताया जाएगा आपको। अब मेन चीज पता है क्या होती है? देखो, जैसे जो लिंकिंग वर्ब है ना, वो मतलब सो वी कम टू द पॉइंट दैट लिंकिंग वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ब नहीं होती। एक्शन वर्ब तो हम सबको पता है एक्शन वर्ब कौन सी होती है, जैसे रोना, खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, ये क्या होती हैं? ये मेन एक्शन वर्ब होती हैं आपकी, है ना। जो मेन वर्ब होती है, जो एक्शन वर्ब होती है, जिससे पता चलता है कि कर्ता क्या कर रहा है, ये हमारी मेन वर्ब थी। तो इससे हमें क्या पता चला कि लिंकिंग वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब तो नहीं है। कैसे नहीं है एक्शन वर्ब? जैसे स्नेहा's cat is tired, स्नेहा की बिल्ली जो है वो थकी हुई है, टायर्ड है। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है? किसकी कंडीशन पता चल रही है? क्या पता चल रहा है इस वाक्य के अंदर? स्नेहा की बिल्ली की कंडीशन पता चल रही है। वो क्या कर रही है ये नहीं पता चल रहा, उसका एक्शन क्या है ये नहीं पता चल रहा। इसीलिए यहां पर जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां जो ट्राइड नहीं, टायर्ड आएगा, मैंने ट्राइड लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड। क्या आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ में आया मैं क्या कहना चाहती थी? वाक्य के अनुसार होता है वो। जैसे मैंने बोला भूमिका इज डांसिंग, भूमिका डांस कर रही है, ठीक है। तो यहां पर जो इज है ना बच्चों, हमें पता है कि भूमिका क्या कर रही है, वो एक एक्शन कर रही है, वो नाच रही है, राइट। तो यहां पर जो इज यूज किया, तो यहां पर ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो अभी भी नाच रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो मेन एक्शन है, जो मेन क्रिया हो रही है वो अभी भी हो रही है। तो वो उसकी मदद कर रही है इस मेन क्रिया की, ये बताने के लिए कि भाई हमारा कर्ता क्या कर रहा है और कब कर रहा है, मतलब अभी कर रहा है ना। लेकिन अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें कि स्नेहा's cat is tired, स्नेहा की बिल्ली जो है वो थक चुकी है, तो यहां पर इसका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक्शन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। समझ में आया? इसीलिए दोनों में इज और इज अलग अलग तरीके से है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक कि इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो? राइट क्योंकि हमें ये नहीं, स्नेहा कैट नॉट व्हाट इट इज डूइंग, ये वो कर नहीं रही। टायर्ड मतलब थकान वो कर नहीं सकती। अगर हम बोलते हैं स्नेहा's कैट इज रनिंग, स्नेहा की बिल्ली जो है इज रनिंग मतलब दौड़ रही है, तो ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता। लेकिन स्नेहा's कैट इज टायर्ड मतलब हमें ये नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे वो थकी, लेकिन अभी उसकी स्टेट बता रहे हैं कि किस स्टेट में है वो, कि वो थकान की कंडीशन में है अभी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर इज का यूज लिंकिंग वर्ब की तरह करेंगे। किसकी तरह करेंगे? लिंकिंग वर्ब की तरह। और ये सिंगुलर ही होगा क्योंकि स्नेहा की बिल्ली एक वचन ही है, इसीलिए हमने एक वचन यूज किया। प्लूरल होता है यहाँ पे तो हम प्लूरल वर्ब ही यूज करते, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो वैसे ही चलेगा, राइट। बस आपको ये देखना है कि ये जो मेन वर्ब है ये एक्शन वर्ब है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, अगर ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ है तो।
जैसे और एग्जाम्पल्स ले आई हूं मैं आपके सामने, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द टोमेटो स्मेल्स रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, ठीक है। तो यहां पर वर्ब क्या है, स्मेल्स, मतलब बदबू आ रही है, लेकिन कोई क्रिया हो रही है यहां पर, नहीं हो रही ना। सो दिस इज लिंकिंग वर्ब। व्हाट इज दिस, दिस इज लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएगी ये वर्ब, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। द प्रोफेसर इज एब्सोल्युटली श्योर, जो प्रोफेसर है वो बिल्कुल श्योर है इस बारे में। तो यहां पर इज यूज किया और एब्सोल्युटली श्योर, एब्सोल्युटली श्योर, श्योर क्या है, वो एक स्टेट में है जिसमें वो किसी चीज को लेकर बिल्कुल बिल्कुल पक्के हैं कि भाई हाँ ये चीज तो है ही है। तो वो कोई क्रिया नहीं कर रहे ना, कोई क्रिया कर रहे हैं वो, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे एक्शन वर्ब कैसे बताए थे मैंने, यूजुअली ऐसे ही बताए थे ना, जिनमें कोई मूवमेंट होती है। इसमें किसी तरीके की मूवमेंट है, इसमें किसी भी तरीके की मूवमेंट है, कोई हलचल है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस जो होगा बच्चों, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगा। इसे आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं कहोगे। आई बात समझ में? What is this? नो, नो किसके लिए बोल रहे हो कि समझ में नहीं आया, या ये यहां पर क्या चीज हो रही है? वापस से एक बार एग्जाम्पल दूं, वापस से समझाऊं। देखो सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी वाक्य है, पिछले वाले एग्जाम्पल पे वापस से लेके चलती हूं। कोई भी वाक्य था, ये दो वाक्य हमने लिए क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन आएगा तो इज एम आर देख के फटाफट भागोगे वहां पे लगाने के लिए कि अरे इज एम आर, अरे मैडम ने बताया था ये तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, अरे 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 अरे। पर नहीं, एग्जामिनर खेल जाएगा वहां पे आपके साथ, और गलती मैं होने नहीं दूंगी, गलती नहीं करनी है आप लोगों को। दो चीजें थी, सिंपल सी हैं बिल्कुल। अब लास्ट बार है, ध्यान से सुन लेना। दो एग्जाम्पल बताए थे, जैसे मान लो स्नेहा वाला ही ले लेते हैं कि स्नेहाज कैट इज टायर्ड, मतलब स्नेहा की कैट जो है वो थकी हुई है। एंड दूसरा ले लिया हमने, स्नेहाज कैट इज रनिंग, स्नेहा की बिल्ली जो है वो दौड़ रही है। तो साफ सीधी बात है, दोनों में इज का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक में हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे में क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्यों? यहां पर हमें स्नेहा की बिल्ली की स्टेट ऑफ बीइंग पता चल रही है, भाई वो किस कंडीशन में है, वो किस स्टेट में है। टायर्ड जो है यहां पर वो एक अवस्था होती है कि किस अवस्था में है, वो थकान की अवस्था में है। तो इसीलिए यहां पर जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है। क्या है इज यहां पर, लिंकिंग वर्ब है। कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग जब है तो वो यहां पर है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में हमें पता है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है, कोई हलचल हो रही है, और वो हलचल क्या है कि स्नेहा की बिल्ली दौड़ रही है। तो ये यहां पर एक्शन वर्ब है, कोई मूवमेंट है यहां पे, और ये यहां पर क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, कि किस अवस्था में है वो। बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग, कोई भी चीज जो है वो किस अवस्था में है, जीव जो है वो किस अवस्था में है। तो हमें पता चला वो थकान की अवस्था में है, इसीलिए इज यहां पर लिंकिंग वर्ब हुआ। लेकिन स्नेहाज कैट इज रनिंग, स्नेहा की बिल्ली दौड़ रही है, तो यहां एक्शन हो रहा है, दौड़ रही है, इसीलिए ये यहां पर कंप्लीट कर रहा है सेंस कि भाई वो अभी भी दौड़ रही है। इस का मतलब पता चल रहा है कि वर्तमान में ये कार्य अभी भी हो रहा है, ठीक है। और सिंगुलर है क्योंकि कैट जो है वो दोनों में सिंगुलर है। समझ में आया? चलो आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। My brother gets mad when he is hungry, मेरा भाई जो है वो पागल हो जाता है
कैसा हो जाता है? मैड मतलब पागल हो जाता है। उसकी स्टेट ऑफ बीइंग कैसी है? मैड हो जाता है, वो दिमाग खराब हो जाता है उसका। तो वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, वो उसकी अवस्था हो जाती है जब भी वो भूखा होता है। तो यहां पर गेट्स क्या हुआ बच्चों? लिंकिंग वर्ब हुआ। गेट्स यहां पर क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब हुआ, क्योंकि हमारा ये जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग है। व्हाट इज दिस? ये अवस्था क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग क्या है इसकी? कि भाई वो पागल हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट जो है, हमारा जो नाउन प्रोनाउन जो भी है वो पागल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए गेट्स क्या है? लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। लीन वॉज टायर्ड अंटिल द कैफीन किक्ड इन। लीन जो है वो जब तक थका हुआ महसूस कर रहा था, जब तक कैफीन उसके अंदर नहीं गया। कैफीन किस में होता है? कॉफी में कैफीन होता है। कॉफी पीते हैं ना अपन, उसके अंदर कैफीन होता है। तो कुछ लोगों को आदत हो जाती है कैफीन की, है ना? तो वो बहुत थका हुआ, अपन को सुबह चाय वाय नहीं मिलती तो अपना कैसे होता है, यार आज तो सुबह की चाय नहीं मिली, थका हुआ महसूस करते ना, उस चीज की आदत होती है जैसे, है ना? तो यहाँ पर वॉज, अब आप बोलोगे देखकर कि भाई मैम वॉज तो आपने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पर आप लिंकिंग क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि लीन जो है ये आदमी का नाम है। ठीक है, तो लीन की अवस्था कैसी थी? थकान वाली। इसीलिए जो वर्ब यूज किया वो क्या यूज किया? वॉज यूज किया। और वॉज सिंगुलर यूज किया क्योंकि लीन जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी आप देख रहे हो। आई थोड़ी भेजे में बात? समझ में आया? मगज में आया? समझ में? द कंपनी स्टेज ट्रू टू इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। कि जो कंपनी है वो कैसी रहती है? सच्ची रहती है उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पर। तो भाई सच्ची रहती है तो कोई काम थोड़ी कर रही है। सच्ची रहती है मतलब सच्ची रहती है, स्टेट है उसका, अवस्था है उसकी कि वो कैसी रहती है। तो ट्रू मतलब सच्ची रहती है, मतलब मानती है हर बात को। तो स्टेज क्या हुआ यहां पर? लिंकिंग वर्ब। क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब हुआ ना। डिफरेंस आई होप समझ में आया आप लोगों को। लीन नाम है बेटा, इसीलिए मैंने बताया था, मुझे पता था कंफ्यूजन होगा इस चीज में। तो लीन यहां पर क्या है? लीन नाम है एक इंसान का। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे द टोमेटो इज रॉटन, जो टमाटर है वो सड़ गया है, तो ये इज क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब हुआ। ऊपर मैंने ये इतनी सारी लाइनों में यही लिखा है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है तीनों में वो क्या है? वो उनके स्टेट ऑफ बीइंग है कि भाई उस अवस्था में वो हैं कि वो अभी थके हुए हैं, वो अभी पागल हैं, वो अभी सच्चे हैं, या वो अभी सच्चे थे या होंगे। तो उनकी जो अवस्था है दैट इज रॉटन मतलब सड़ा हुआ, मैड मतलब पागल। अब देखो ये वही वाक्य है बच्चों जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखे। तो अगर हम यहाँ पर गेट्स भी लगाते हैं कि गेट्स मैड, यही था ना पिछले वाक्य में कि माय ब्रदर गेट्स मैड व्हेन ही इज हंग्री, मेरा भाई पागल हो जाता है जब वो भूखा होता है। तो अगर हम गेट्स हटा के इज भी लगाते हैं तो ये भी लिंकिंग वर्ब ही है, राइट? ऊपर क्या था? हमने लिखा था द टोमेटो स्मेल्स रॉटन, मतलब सुगंध आती है, तो वो स्टेट ऑफ बीइंग ही था। ठीक है, और वो बी वाले फॉर्म में अगर लगाए कि इज लगाए तो थोड़ा सा सेंस जरूर बदलता है लेकिन मतलब वही होता है। तो ये भी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह ही काम कर रहे हैं। और जो वो पांचों चीजें हमने बताई थी, टेस्ट करना, स्मेल करना, थकान होना, किस तरीके की कंडीशन होना, तो वो क्या होती हैं? सब लिंकिंग वर्ब ही होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर बात की गई है ट्रांजिटिव वर्ब्स की। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी थी? ट्रांजिटिव वर्ब में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करते थे कि भाई सब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए वाक्य का कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यही हमने बताया था। तो यहां पर देखो ये क्या कह रहे हैं, sometimes they are not expressing themselves as linking verbs। बहुत सी बार क्या होगा कि ये जो verb है स्मेल वाला या फिर टेस्ट वाला या फिर टायर्ड वाला,
बहुत सी बार क्या होगा कि ये अपने आप को लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जब वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेंगे तब, मतलब उनके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तब। जैसे यू शुड स्टॉप, तुम्हें रुक जाना चाहिए, एंड स्मेल द रोजेज। अब स्मेल के साथ यहां पर क्या है, रोजेज है, तो रोजेज कोई स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, रोजेज फूल है, रोजेज यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ये यहां पर लिंकिंग वर्ब नहीं होगी, ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है। आया समझ में क्या बोला मैंने? आया? जैसे पिछले वाला जो सेंटेंस देखा था बच्चों हमने, उसमें क्या देखा था कि टोमेटो इज रॉटन, सड़ा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, उसकी कंडीशन है, उसकी अवस्था है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये यहां पर लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर वाक्य में ये वाले स्मेल वाले, या फिर हम कहें कि गेट वाले, गेट, स्मेल, टेस्ट, टायर्ड, कोई भी जब हम यूज कर रहे हैं उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही काम करेगा। आप ये मत सोचना कि मैम ने बोला था कि स्मेल्स जो होता है ना, या फिर टेस्ट, या फिर गेट्स, ये तो मैम ने बोला था लिंकिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब तब तक ही काम करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग की तरह काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे इसमें आया ना, स्मेल के साथ ऑब्जेक्ट क्या आया, रोजेस, तो ये क्या हो गया, ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ भूलकर। अगला है गेट मी अ रोज बीफ सैंडविच प्लीज। तो गेट के साथ ऑब्जेक्ट लिख गया यहां पर मी, लेकिन पिछले वाले वाक्य में क्या था कि माय ब्रदर गेट्स मैड, तो वो कैसा हो जाता है, मैड हो जाता है, मतलब हमें एक स्टेट ऑफ बीइंग बताई थी, उसमें उसकी अवस्था बताई थी, तो वो वहां पर लिंकिंग वर्ब था। लेकिन यहां पर इस वाक्य के अंदर जो गेट है उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज मी, मैं, और मैं एक ऑब्जेक्ट में आता हूं, इसीलिए यहां पर जो गेट होगा वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ में आया? नेक्स्ट जैसे है, तो जज स्टेड द एग्जीक्यूशन, जज ने क्या किया, जो एग्जीक्यूशन था, जो उसको फांसी वांसी की सजा दे रहे थे, वो रोक दी। तो स्टेड, अब उसने क्या स्टे कर दिया, एग्जीक्यूशन, मतलब उसे रोक दिया एग्जीक्यूशन को, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि भाई एग्जीक्यूशन को रोक दिया, तो इसीलिए यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा, ना कि लिंकिंग वर्ब की तरह। समझ में आया? अब ये फॉर्म्स ऑफ बी मैंने लिखी हैं, आपको ये सारी स्लाइड्स मिलने वाली हैं, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दी हैं पीडीएफ के फॉर्म में, राइट? तो इन्हें आप देख लेना। ये 5 सेंसेस हैं, फील, लुक, स्मेल, साउंड और टेस्ट, जो हम लिंकिंग वर्ब में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये चीज होनी चाहिए कि भाई उनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इन लिंकिंग वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही काम करेंगी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है ना? जैसे दिस स्वेटर फील्स इची, तो यहाँ पे जो फील्स है उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी अवस्था बताई गई है कि इस स्वेटर से ना खुजली होती है, तो वो अवस्था है ये, इसीलिए ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। लुक्स स्ट्रेंज, स्ट्रेंज अजीब, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अवस्था है, इसीलिए लिंकिंग वर्ब होगी यहाँ पर। इस तरीके से आपको वाक्य में देखना होगा कि भाई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अगर है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग है, बी का फॉर्म है, क्या चीज है, वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, समझ में आया? लास्ट में मैंने एक्सरसाइज दी हुई है, ये सब स्टेट्स ऑफ बीइंग है, ये पीडीएफ मिलेगा आपको रिवाइज करने के लिए, इसीलिए ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक्ट, अपीयर, बिकम, गेट, ग्रो, प्रूव, रिमेन, सम, स्टे और टर्न। ठीक है, ये वाली जो एक्सरसाइज दी गई है आपको,
इस एक्सरसाइज को आपको कल कर कर लाना है। हम एडवर्ब की क्लास जब करेंगे तब हम ये वाली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्या फिल करना है? इसमें आपको फिल करना है कि लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, कौन सी वर्ब यूज हो रही है। गलती करी तो पिटाई होगी, ठीक है? ध्यान से ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप लोग करके आओगे। समझ में आ गई बात? तो ये आप लोगों का टाइम टेबल है, ये 12th क्लास के बच्चों का टाइम टेबल है हिंदी मीडियम के लिए। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 12th क्लास का टाइम टेबल पीडीएफ में मिल जाएगा अभी आपको ये, ठीक है? और ये अगला वाला जो है ये 10th क्लास के बच्चों का टाइम टेबल है। सो क्लासेस मिस नहीं करनी है। लिटरेचर की क्लासेस इन समय पर होती है और ग्रामर की आपको पता है 3 to 3:45 तो होती ही है, ठीक है? सो आज की जो क्लास है आई होप आपको समझ में आया होगा और वर्ब्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करके लाओगे। नेक्स्ट क्लास से हम एडवर्ब स्टार्ट कर देंगे और ये वाली एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।